हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग समझेंगे कि जो गैस है वो कैसे बिहेव करता है और उसकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि कोई गैस है तो उसका कुछ प्रेशर होगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, या फिर वो कितना गैस है या फिर इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे डिटेल में। इसमें हम लोग बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग बेसिक समझेंगे कि गैस में क्या क्या चीज़ें होती है और इन सभी को मिला के एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाया जाता है, जो कि पीवी इक्वल टू म्यू आर टी होता है। और वो भी समझेंगे कि वो कैसे निकल के आता है, फिर जो आर है वो क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एक रफली आइडिया निकाले थे कि जो काइनेटिक थ्योरी है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो हमारा है, इस पे हम लोग क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं या कैसे बिहेवियर गैस का होता है, इनके बारे में कुछ कुछ डिटेल हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग डेप्थ में जाते जाते बेसिक कंसेप्ट को भी समझते हुए जाएंगे। एक साथ ऐसा नहीं हमको करना है कि एक साथ सभी को कवर कर लेना है। अगर आप नॉर्मली बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, तो आपको उसमें एक साथ बहुत कुछ मिक्स करके दे देता है, और जब ऐसा होता है तो फिर दिमाग में कुछ नहीं जाता है। इससे अच्छा है कि चीज़ों को आप ब्रेक कर करके पढ़िए, जिससे आपके दिमाग में कम से कम वो जाए तो सही कि एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो हम एक साथ सभी को मिला जुला के नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक करके चीज़ों को ब्रेक करके पढ़ेंगे। ओके है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सिंपल सा इक्वेशन हमारा है बिहेवियर ऑफ गैस। तो बिहेवियर ऑफ गैस के लिए हमको एक फॉर्मूला बनाना है, वो क्या है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। इसके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं, जिसमें हम लोग आपका मैटर वाले टॉपिक चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, और मटेरियल ऑफ मैटर जो हमारा था टॉपिक, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग इसके बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमको नॉर्मली काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से इसको समझना है। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग बिहेवियर देख सकते हैं, देखिए इसको समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले हम इस पे क्या करें, सबसे पहले हम इस पे कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। किसका किसका बना लें इसमें कि ये जो वैल्यूज है ये कैसे निकल के आती हैं हमारे पास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन, देखिए इसमें ये चीज तो कांस्टेंट है, ये हमको मालूम है, म्यू और आर। अब हमारा आता है वी। देखिए, तो प्रेशर को अगर टेम्परेचर से हम रिलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको वॉल्यूम को कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम को कांस्टेंट करने का मतलब ये है कि हम कोई कंटेनर ले लीजिए आप इस टाइप से, यहां पास में कोई भी दो कंटेनर ले सकते हैं, सिंगल कंटेनर भी हमारे पास में चलेगा। इस कंटेनर में हमको कुछ मॉलिक्यूल्स है, यहां पास में देखिए, आप मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं और एटम भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली घूमते रहते हैं, तो ये इनका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स डायरेक्शन तो होता नहीं है, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। कभी कोई इधर मूव कर रहा है, 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 कोई इधर मूव कर रहा है। इस टाइप से ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, एक चीज का याद रखिएगा कि ये मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अराउंड एक रफली आइडिया निकाला गया है, तो 1 लीटर के गैस का जो अगर चैम्बर बनाया जाए 1 लीटर का वॉल्यूम का, तो उसमें अराउंड 10⁻22 के आसपास मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी होती है। इसको आप एटम भी ले सकते हैं। जब मॉलिक्यूल लिया जा रहा है इसका मतलब है कि शायद ऑक्सीजन हो या ऐसा कोई गैस हो जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, और अगर सिंगल एटम के फॉर्म में अगर कोई गैस का बिहेवियर है, जैसे इनर्ट गैसेस जो होते हैं, तो उसे हम एटम के फॉर्म में ले लेते हैं। पॉइंट ये है, इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अभी समझिएगा कि इसकी अगर वॉल्यूम को फिक्स कर दिया जाए यहां पास में, तो प्रेशर का रिलेशन टेम्परेचर से कैसे निकल के आता है। इसका सिंपल सा रीजन है कि टेम्परेचर किसको बताता है, टेम्परेचर एक्चुअल में हीट को बताता है कि कितना हीट एनर्जी किसी के पास में है। तो हीट एनर्जी किसी को दी जा रही है मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है, हीट एनर्जी किसी से ली जा रही है मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स या एटम को एक्सटर्नली कुछ हीट एनर्जी दी जा रही है। ओके है, ठीक। जब इन मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा हीट एनर्जी दिया जाता है तो होता क्या होगा, अभी ये सिंपल फॉर्म में चल रहा है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जॉगिंग कर रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्टर कुछ पिला दिया गया, जिससे आप और तेजी से दौड़ने लग जाएंगे। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर होता है।
इनको क्या किया जा रहा है, इसको अब एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो ये तेजी से वाइब्रेट होना चालू होते हैं, इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है तो इन मॉलिक्यूल्स को एक कंटेनर के अंदर में बाउंड करके रखा हुआ है, बांध के रखे हुए हैं, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। तो जब इसको हम लोग बाउंड करके रख दिए किसी कंटेनर के अंदर में और इनके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, तो ये जब बाहर, देखिए ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा इस स्थिर कंटेनर से, तो ये इसको हिट करेगा, ये इसको हिट करेगा, ये इसको हिट करेगा, ये सब जाके किसी ना किसी कंटेनर की इस साइड्स को हिट करेंगे। जब ये इसको हिट करेगा तो ये यहां से बाउंस आएगा। देखिए अब ये इसका ये जो देख रहे हैं ये एरिया यहां पास में, और ये जब इसको हिट करेगा तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा और इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो फोर्स अपॉन एरिया होता क्या है, इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो देखिए ज्यादा एनर्जी मिली मतलब ज्यादा तेजी से हिट करेगा, ज्यादा तेजी से इसको हिट किया तो फोर्स का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, और अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ गई तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया तो उतना ही रहने वाला है, फोर्स इंक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। और प्रेशर कब इंक्रीज होगा, जब आपका हीट एनर्जी एक्स्ट्रा दी जाएगी। हीट एनर्जी एक्स्ट्रा दी गई मतलब टेम्परेचर राइज हो गया। तो इसके लिए ये रिलेशन कंफर्म हो गया हमारा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो प्रेशर भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा तो प्रेशर भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो एक हमारा इक्वेशन कंफर्म हो गया यहां पास में कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। ओके है, ठीक है। अब एक और कंडीशन हम लोग ले लेते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इस टाइम पे टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेते हैं। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके है, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हैं तो देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट मान लिए, ये भी और ये भी सब के सब कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V आने वाला है। अब इसको कंफर्म करते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा ऐसा हमारा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कुछ कंटेनर ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, इस टाइम पे हम एक सिलेंडर ले लेते हैं और इस सिलेंडर पे एक पिस्टन लगा देते हैं जो कि मूवेबल है और इसके अंदर में गैसेस भरे हुए हमारे, नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी हो सकता है इस पे। ठीक है, ठीक है। अब क्या किया गया है, इसका जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट मान लिया गया है। क्या कर दिए हैं, इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिए हैं कि इसके टेम्परेचर अब हीट नहीं, इसका टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड है। मतलब इनके पास में जो एनर्जी है, टेम्परेचर इज फिक्स्ड, तो मतलब कि इनके पास में जो हीट एनर्जी है वो फिक्स्ड है, मतलब वो आराम से मूव कर रहे होंगे। तो अगर देखिए यहां का मॉलिक्यूल आराम से घूमते हुए यहां जाके हिट किया होगा, यहां का मॉलिक्यूल यहां हिट किया होगा, यहां का मॉलिक्यूल यहां का मॉलिक्यूल इधर, यहां का मॉलिक्यूल इधर हिट किया होगा, यहां का मॉलिक्यूल इसको हिट किया होगा। अब इतने सारे मॉलिक्यूल से कहीं भी कोई भी हिट कर सकता है। ठीक है, जब ये हिट करेगा तो इस पे कुछ प्रेशर जनरेट होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब प्रेशर इसमें जनरेट हुआ और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है हमारे पास में, और इस पे कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने एक और सिलेंडर लिया, इसी सिलेंडर को अब क्या किया, इस सिलेंडर का ये जो पिस्टन दिख रहा है मैंने इसको ऊपर मूव कर दिया। ओके है, जब मैंने इसके पिस्टन को ऊपर मूव कर दिया तो इसकी गैस को, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है इनको एक्स्ट्रा जगह मिल गई इस टाइप से। ओके है, जब इनको एक्स्ट्रा जगह मिल गई तो क्या होगा, इनको जब इनको एक्स्ट्रा जगह मिल गई ये मतलब कि थोड़ा सा इनका जो टेम्परेचर है उसको मेरे को फिक्स करके रखना है। ठीक है, समझ के रखिएगा। तो इसके एनर्जी जो है इनके पास में वो तो उतनी ही है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जब उतनी ही है तो टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला है। होगा क्या इसमें कि जब इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया जाएगा, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो अब इसको ज्यादा दूर तय करना पड़ रहा है। देखिए ये आराम से आ रहा है, यहां पास में लेजी टाइप से इसको अटैक करेगा। अब देखिए मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, नजदीक नजदीक हैं,
तो इसका अगर इस एरिया को देखोगे तो अगर इनके पास में इसके आजू बाजू में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके इस एरिया को ये ज्यादा हिट करेगा। अगर इसका वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए तो यहां पास में मान लीजिए पहले दो मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर एरिया को हिट कर रहे थे, यहां पास में अगर 4 हिट कर रहे थे मान लीजिए तो यहां सिर्फ 2 ही हिट करेंगे, तो हिट करने का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो गया, तो मतलब फोर्स भी इस पर्टिकुलर एरिया पे कम लगेगा कि कम नहीं। ठीक, तो अगर फोर्स अपॉन एरिया हमारे पास में फॉर्मूला है और इस जगह पे फोर्स जो है वो कम लगेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स भी कम हो गए तो एरिया पे भी फोर्स कम लगेगा, तब ऐसा होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम को जब बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि इसका एक पर्टिकुलर एरिया ये ले लिए थे और इस एरिया पे कुछ मॉलिक्यूल्स थे जो फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। अब ये वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो इसका ये एरिया क्या हुआ होगा, यहाँ पास में ये एरिया भी आपका ज्यादा बढ़ गया होगा। समझ लीजिए यहाँ पास में ये देखिए इस टाइप से, तो इसको ज्यादा एरिया मिल गया। अगर एरिया ज्यादा मिल जाएगा तो ये वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका एरिया कम था यहाँ पास में तो ज्यादा लो हिट करे थे, यहाँ पास में क्या हुआ, एरिया ज्यादा मिल गया मॉलिक्यूल्स को भी, और मॉलिक्यूल्स तो उतने ही थे मान लीजिए, क्योंकि इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी तो कम या ज्यादा होने वाली नहीं है। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह मिल गया, ज्यादा जगह मिल गया तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया। चाहे आप फोर्स से रिलेट करिए या एरिया से रिलेट करिए, मेन बात है आपको समझ में आना चाहिए कि इसको रिलेट कैसे किया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज होता है, तो मतलब ये इक्वेशन भी हमारा ओके हो गया है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि इसको और दबा दिया गया तो इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम हैं उनकी क्वांटिटी उतनी रहने वाली, इनको कम जगह मिलेगा, एरिया कम हो गया हमारा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। देखिए इनका एरिया कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो इनको और कम जगह मिला, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो तो उतना ही है, और तेजी से इसको हिट करेंगे या वॉल्यूम आपका ये एरिया कम हो गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम कम करने से प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो दोनों ही प्रोसेस पे ये ओके है हमारा इक्वेशन। तो हमको एक इक्वेशन ये मिला और एक इक्वेशन ये मिल गया, ओके है, ठीक है। एक और इक्वेशन भी लिया जाता है इस पे, वो देख लीजिए। प्रेशर इज इतना हो गया और एक इक्वेशन हमारा और आता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर। इसको भी आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम जो है अगर उसे फिक्स कर दिया जाए, देखिएगा ना, वॉल्यूम को अगर फिक्स कर दिया जाए और इसके अंदर में कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, कितने भी, अगर इसकी टेम्परेचर, इसकी एनर्जी को मैं उतना का उतना ही दे दूं, मतलब टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर में जो प्रेशर है वो क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं हम, ठीक है। अब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर को कांस्टेंट करने से मतलब कि जो फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर एरिया पे वो बराबर हो चुका है, ठीक है। अब इसको समझिएगा ना कि प्रेशर को हमको इंक्रीज नहीं होने देना है, मतलब जो फोर्स लग रहा है पर्टिकुलर एरिया पे उसे इंक्रीज नहीं होने देना है। अब आते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है मान लीजिए तो इसमें हीट एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। हीट एनर्जी इंक्रीज हो गया तो वो प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हीट एनर्जी का मतलब एक्स्ट्रा हीटिंग हो रहा है, फोर्स बढ़ गया। अब उसको डिक्रीज करने के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए इसके वॉल्यूम को आप बढ़ा दीजिए। जब इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली इसको एरिया ज्यादा मिल गया, हमारा एरिया ज्यादा मिल गया तो प्रेशर फिर से डिक्रीज हो गया। जिस हीट एनर्जी के कारण इसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, इसका वॉल्यूम बढ़ने से एरिया इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली प्रेशर को डिक्रीज करके वो उसी लेवल पे फिर से लेके आ जाएगा। मतलब प्रेशर को चेंज होने नहीं देगा, पर प्रेशर को चेंज नहीं होने देने के लिए उसको वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? अभी इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई चीज उसको एकदम पैक करके रख दिया जाए, ठीक है, और उसके प्रेशर को चेंज नहीं होने देना। अब समझ लीजिए उसको एक्सटर्नली हीट किया जा रहा है और एक्सटर्नली हीट होने के बाद में, अब इसको ऐसे समझिएगा, गुब्बारा, अब बलून को आप समझिएगा। बलून में क्या करते हैं, जब हम एयर को पुश करते हैं, ठीक है, तो एक बलून जो आपका उसका जो लेयर जिससे बना हुआ है, जो भी रबर से बना हुआ है, वो एक प्रेशर की क्वांटिटी को ही झेल सकता है।
अब उस पर कंटिन्यूसली हम हवा डाल रहे हैं कंटिन्यूसली डालने के बाद वो एक लिमिट तक पहुंच गया। अब उससे ज्यादा उसका प्रेशर इंक्रीज करना मतलब उस बलून को फूटने के बराबर है। तब क्या होता है कि अब उसमें हम हवा डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, रबड़ में लचीलापन जो रहता है वो अपने वॉल्यूम को एक्सपैंड करेगा। जब वो अपने वॉल्यूम को एक्सपैंड करेगा तो ओके है। कब तक कर सकता है, वो भी एक उसकी लिमिट है, बलून की भी, बलून की हिसाब समझ रहे हैं, ठीक है। तो कब तक करेगा, जब तक उसके प्रेशर को कांस्टेंट रख पाए। उसके बाद भी अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो पाया, क्या होता है, एक बलून को आप ऐसे हवा डालेंगे तो उसका एक हद तक ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसके बाद उसको अगर हवा डालेंगे तो उसका वॉल्यूम नहीं हुआ इंक्रीज। अब उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ बलून का, तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा उस पॉइंट पे। अगर बलून का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो पाया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वो बलून को फोड़ देगा तुरंत वहां पास में। तो इस तरीके से इसको भी आप समझ सकते हैं। मतलब आप अपने आजू बाजू में चीजों को देखिए और उससे उन चीजों को समझिए। समझ रहे हैं बात को? इस तरीके से आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती हैं। ओके है। एक और एग्जांपल मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूं। गर्मी के दिनों में जो गाड़ी है, हमारे जो टायर्स होते हैं गाड़ी के, ठीक है, उनका जो प्रेशर है, उसका जो हवा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है चलते चलते। अगर आप गाड़ी को बहुत ज्यादा चला रहे हैं गर्मी के दिनों में तो उनका जो हवा निकलने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम होता है। मतलब ठंडी के मुकाबले गर्मी में वो जल्दी निकलते हैं हवा, और हवा ऑटोमेटिकली चलते चलते उसमें भर भी जाता है, क्योंकि ड्यू टू द हीट उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो जो गाड़ी का टायर है उसका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। अब नॉर्मली आप जब हवा डलवाते हैं तो एक्चुअली में चेक क्या करते हैं, प्रेशर ही चेक करते हैं कि हवा उसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना है। तो गर्मी के दिनों में उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है तो उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और गाड़ी का जो हवा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो कभी कभार ज्यादा बढ़ जाने से उसको कम भी कराना पड़ता है, और ये खासकर गर्मी के दिनों में दिखाई देता है। और गर्मी के दिनों में ही सबसे ज्यादा आपको जो ट्यूब है, आपका जो टायर है, वो ब्लास्टिंग का भी चीजें आपको ज्यादा दिखाई देती है। समझ लीजिए कि आप तेजी से चल रहे हैं और आपने सडनली ब्रेक मार दिया। सडनली ब्रेक मारने से आपका टायर जो है वो बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब बहुत ही ज्यादा हीट होने के कारण हीट एनर्जी मिली तो इसको अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब समझ लीजिए ऑलरेडी आपने टायर को फुल करके रखा हुआ है और इसका प्रेशर और इंक्रीज हो गया, प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो गया और इसको वॉल्यूम एक्सपैंड करने की जगह नहीं मिली और प्रेशर इंक्रीज होने के कारण वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, टायर को फाड़ देगा तुरंत से। तो इस टाइप का ब्लास्टिंग का भी आपको प्रोसेस दिखाई देता होगा। नॉर्मली आप ऐसे तो नहीं देखे होंगे पर जनरली ऐसा होता है। तो क्या किया जाता है इसके लिए, इसको बचाव के लिए सबसे पहले आपका टायर अच्छा होना चाहिए। दूसरा चीज, आपका टायर अच्छा होने के बाद आपका जो टायर होता है उसमें थोड़ी हवा कम डाली जाती है। तो आजकल के जितने भी टायर्स हैं उस पर देखे होंगे आपने, थोड़ा सा हवा उसमें कम डाला जाता है। इस चीज को आप देख सकते हैं। फोर व्हीलर में खासकर आपको ये चीजें दिखाई देंगी, हमेशा आपको टायर थोड़ा दबा हुआ दिखाई देता है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। ओके है। तो आई होप आपको भी ये प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम और वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर भी अब क्लियर हो गया होगा। इन सभी को मिला के हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आता है और वो इक्वेशन है P is directly proportional to T, P is inversely proportional to V। तो इसको अगर इधर ले जाऊंगा मैं तो ये हमारा V है। देखिए V is directly proportional to T है तो V is also directly proportional to T। तो ये हमारी एक इक्वेशन निकल के आएगा कि PV is directly proportional to T। ओके है, ठीक। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने से हमारे पास में कुछ वैल्यू निकल के आता है। वो वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू हमारा है PV इक्वल टू म्यू आर टी। इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने से हमारे पास में दो वैल्यू निकल के आता है, म्यू और आर। अब हम समझते हैं कि म्यू और आर क्या होता है। उसके लिए मैं थोड़ा जगह बना लेता हूं और आपको बताता हूं कि म्यू और आर क्या होता है और वो कैसे निकाला जाता है इसको, ठीक है। ओके, तो क्या था हमारा फॉर्मूला, PV इक्वल टू म्यू आर टी, ये वाला था। इसमें से म्यू और आर हम लोग को निकालना है, ठीक है। अभी समझिएगा, हमारे पास में कोई भी कंटेनर है तो इस कंटेनर के अंदर में कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे होंगे, तो इनकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो इसे मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमारे पास में एक और क्वांटिटी निकाली गई है जो कि होता है मोल। तो 1 मोल के बारे में आपने सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ा भी है, यूनिट एंड मेजरमेंट में आपने इसके बारे में समझा भी होगा कि एवोगाड्रो नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा, 6.023 × 10⁻23 पर
मोल के हिसाब से रहता है ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं पर मोल के हिसाब से। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स, और जब आप बुक पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको कभी कभार एटम के बारे में भी दिखाएगा। नॉर्मली तो आप एटम ही जानते हैं, पर इसको हम मोल से भी रिलेट, मॉलिक्यूल से भी रिलेट करते हैं। किससे? मॉलिक्यूल से। ये डिपेंड करता है कि जो आपका गैस है इस कंटेनर के अंदर में वो कौन सा गैस है, या वो डाईएटमिक है। डाईएटमिक हुआ मतलब कि वो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। अगर वो मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा है ये, ठीक है, और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे तो उसे 1 मोल बोलेंगे हम लोग। या तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये एक इनर्ट गैस है या ऐसा गैस है जिसका सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब सिंगल एक एटम के फॉर्म में, ना कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो इसे हम एक एटम के फॉर्म में ले लेंगे। तो कुल मिला के हमको 1 मोल से लेना देना है यहाँ पास में। तो 1 मोल होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं। देखिए कि इनको हम कैसे लेंगे इस कंटेनर के हिसाब से। तो नॉर्मली जो म्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टोटल मास, टोटल कंटेनर के मास, मतलब कि इस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसका जो मास है डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास, मतलब एक मोल का जितना भी मास होगा इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाय Na। N इज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, Na इज द मोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब कि एक मोल कितना है हमारा, मतलब कितने मोल्स हो सकते हैं इसके अंदर में, इस कंटेनर के अंदर में, और N है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो सकते हैं, जिसे हम म्यू से रिलेट करते हैं। तो म्यू आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। कैपिटल M इज द टोटल मास, टोटल मास, तो इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो टोटल मास है, m0 इज द मोलर मास, मतलब पर मोल के हिसाब से अगर को मास को कैलकुलेट किया जाए, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम, ठीक है, और Na इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ओके है, ठीक। अब इस म्यू को हम थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं, इसको समझिएगा कैसे रिलेट किया जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को देखिए, म्यू इक्वल टू म्यू आर टी, ओके। हम अब इक्वेशंस को बना रहे हैं, अभी समझिएगा। अगर मैं इसको Na अपॉन Na से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। Na इज द नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अगर एक मोल को हम लिया जाए, सिंगल मोल को, तो वो हमारा एवोगाड्रो नंबर बताता है कि एक मोल कितना होता है हमारा, ठीक है। इतने नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर में पाए जाते हैं। अभी इस इक्वेशन को यहां डालिए, तो म्यू अपॉन Na, इस Na को इसके नीचे ले आइए, R अपॉन Na, इस Na को इसके नीचे ले आइए, सॉरी माय मिस्टेक, इस Na को यहां ले आइए और R को यहां ले आइए और T को अलग से रखिए। म्यू Na हमारा क्या होगा यहां पास में? देखिए इस इक्वेशन को देखेंगे ध्यान से, तो ये Na, तो आपको क्या निकल के आएगा? म्यू Na अगर इससे रिलेट करेंगे तो कैपिटल N निकल के आने वाला है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है। तो इस इक्वेशन को म्यू Na को हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल N से रिलेट कर सकते हैं ना, ठीक। फिर RNA, ये भी कांस्टेंट है, रियल गैस कांस्टेंट है, और Na तो हमारा एवोगाड्रो नंबर है ही हमारा। इसको हम क्या बोलते हैं? तो R अपॉन Na को बोलते हैं K ऑफ B, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आपको R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले समझना पड़ेगा R की वैल्यू क्या है। तो R की वैल्यू होती है 8.314। ये वैल्यू के बारे में नहीं बताया कि वैल्यू कहां से आया है, पर ये वैल्यू निकल के आता है हमारा। कोई भी गैस का वैल्यू होता है, ये R जो रियल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 8.314 होता है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल्स पर मोल केल्विन। याद रखिएगा टेम्परेचर को हमेशा केल्विन पे लिया जाता है, क्योंकि एक ऐसा यूनिट है इसको डिग्री सेल्सियस पे मत लीजिएगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 8.314। Na हमारा एवोगाड्रो नंबर है, और अगर एक मोल की क्वांटिटी को अगर लिया जाए, सिंगल मोल की क्वांटिटी को, तो इसकी वैल्यू आती है 6.023 इंटू 10⁻⁻⁴
23 और जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 1.38 और इस वैल्यू को जब ऊपर ले जाएंगे तो आएगा 10⁻⁻23। यूनिट पे याद रखिएगा, ये एवोगाड्रो का जो यूनिट होता है वो पर मोल के हिसाब से होता है और इसका मोल और इसकी मोल कैंसिल होके ये जूल्स पर केल्विन के हिसाब से आपका आंसर आएगा। ओके है, ठीक है। और ये R/Na की जो वैल्यू है आप इसको यहाँ पुट कर देंगे Kb और ये T तो है ही और ये आएगा PV इक्वल टू NKBT। ठीक है, Kb हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकल के आता है। सिंपल सी इक्वेशन है, इन सभी इक्वेशन का यूज हम क्वेश्चन में करने वाले हैं, इसलिए इन डेरिवेशंस को बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और इक्वेशन हमारे पास में निकल के आता है जो कि डेंसिटी से रिलेटेड है और ये वाला जो इक्वेशन देख रहे हैं M/m0, इस इक्वेशन का यूज किया जाता है। इसको समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए फिर से PV इक्वल टू μRT पे आते हैं। P इक्वल टू, इस म्यू की जगह में हम लोग पुट करेंगे M/m0 और V को नीचे ले जाइए यहाँ और R.T रख दीजिए। देखिए M/V मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी अपॉन पर मॉलिक्यूलर मास डॉट R.T और ये आएगा P। दिस इज अवर इक्वेशन प्रेशर। ठीक है, P इक्वल टू रो डेंसिटी जो हमारा है RT अपॉन M0। तो एक इक्वेशन हमारे पास में और निकल के आ गया जो कि डेंसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, एक और इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन है, PV इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट वैल्यू जो लिखा जाता है इसका मतलब ये है कि R तो हमारा कांस्टेंट है ही, ये म्यू होता है एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से या मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसमें प्रेजेंट। तो अगर इसको मैं सिंगल मोल के हिसाब से रख दूं, मतलब कांस्टेंट रख दूं, इसका मतलब ये है कि अगर एक कंटेनर लिया जाए, इसके अंदर में जो पार्टिकल्स रखे गए हैं उस पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इनकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। R तो हमारा कांस्टेंट है ही, ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी सेम एकदम बराबर होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर जो भी रखना चाहे 1 मोल रखिए, 2 मोल रखिए, जितना भी रखिए, पर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तब जाके ये कांस्टेंट निकल के आता है, तब ये PV इक्वल टू कांस्टेंट लिया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, बहुत लोग इसको ऐसे भी समझते हैं कि म्यू इज कांस्टेंट, ऐसा नहीं है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा कि म्यू को कांस्टेंट कैसे लेना है। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम उसी के हिसाब से चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोल दिया जाता है। क्योंकि जब हम किसी गैस के बारे में प्रेशर और वॉल्यूम को चेक करते हैं तो उस पर मोल्स की क्वांटिटी को चेंज नहीं किया जाता है, उसके अंदर में जो गैस है वो तो उतना का उतना ही रहता है, उस पर कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोल दिया जाता है। पर जब आप PV इक्वल टू कांस्टेंट बोल रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो म्यू या जो कांस्टेंट है उसका मतलब क्या निकल के आता है। ठीक है, ठीक है, तो इस टॉपिक को अब यही क्लोज करेंगे। जो बिहेवियर ऑफ हमारा गैस है, अब हमको अच्छे समझ में आ गया है कि जो गैस है वो कैसे बिहेव करता है, उसका जो नेचर है वो कैसे प्रेशर, वॉल्यूम, रियल गैस, कांस्टेंट, टेम्परेचर के साथ में एक्ट करता है। और आई होप आपको भी ये कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे चलते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को क्लोज करेंगे यहाँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इसकी बिहेवियर को और अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बाय थियोरेटिकली तो समझ ही लिए काफ़ी कुछ, बाय न्यूमेरिकली भी समझेंगे और एक दो क्वेश्चन भी उसके ऊपर में सॉल्व करके देखेंगे, और जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे इस वीडियो का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।